बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में खैर मकदम है। नाज़रीन, आज की हमारी इल्मी गुफ्तगू एक ऐसे आज़ा पे है, एक ऐसे ऑर्गन पे है जो अक्सर निगलेक्ट हो जाती है और जिसके वजह से ये निगलेक्ट की वजह से ज़िंदगी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। ये ऑर्गन एक अहम किरदार निभाता है हमारी बॉडी में। ये हमारे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ये हमारे खून को साफ़ करता है, ये हमारे कैल्शियम्स और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को भी रेगुलेट करता है और साथ साथ में ये हमारे अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है। जी, हम बात कर रहे हैं किडनीज़ की और आज के एपिसोड में हम किडनी और उसकी रिलेटेड मुश्किलात पर बात करेंगे और उसके हल देखेंगे। स्पेशली हम दो कंडीशंस पर गौर फरमाएंगे जो है किडनी स्टोन्स और सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़। आपको पता है कि किडनी स्टोन्स इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम रिपोर्टेड एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स इंडिया में क्रोनिक किडनी डिजीज़ के जो प्रोपोर्शन है जिसकी वजह से डायलिसिस पेशेंट्स को एक समय पे जाके डायलिसिस करना पड़ता है, उसका प्रोपोर्शन 8 to 17% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो आज की कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आज हमें साथ दे रहे हैं डॉक्टर अली अब्बास सैयद। डॉक्टर सैयद, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। डॉक्टर सैयद, मेरा पहला सवाल ये है कि ख़ास तौर पर हमने देखा है कि किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन को समझा गया है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फंक्शंस। तो प्लीज़ हमें इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। जैसे कि आपने बताया कि किडनी का मेन फंक्शन जो है वो फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन है जी। तो बॉडी के पूरे ब्लड को वो फिल्टर करता है और जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो भी हम खाते हैं, जो भी दवाइयाँ लेते हैं, उनको अल्टीमेटली लीवर जब मेटाबोलाइज करता है तो फाइनली वो किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होती है। सो मेन जो बेसिक प्राइमरी फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके अलावा जो दूसरे फंक्शंस है वो है हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। किडनी में से एक रेनिन सिक्रीट होता है जो अल्टीमेटली हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। उसके अलावा जो हमारा किडनी का फंक्शन है वो है विटामिन डी प्रोडक्शन। सो विटामिन डी भी किडनी से प्रोड्यूस होता है और अल्टीमेटली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी किडनी ही संभालता है पूरा। सो किडनी इज, मैं अगर कहूँ तो किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन हेल्थ ऑल ऑफ दैट। सो अल्टीमेटली अगर किडनी खराब हो जाता है तो उनके बोन हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। ओके। और उसके अलावा ब्लड प्रोडक्शन भी जो हमारे बोन्स में होता है उसके लिए जो एरिथ्रोपोइटिन लगता है वो भी किडनी से ही प्रोड्यूस होता है। ओके, सो द रेड ब्लड सेल्स जो हम कहते हैं तो वो भी उनके लिए जो हार्मोन चाहिए एरिथ्रोपोइटिन वो किडनी से सिक्रीट होता है। ओके, सो kidney is not only filtration and main excretion. primary function is filtration but rest of the functions are also very important. Right. So जैसे there are like lots of diseases affecting different organs. So kidney में कौन सी बीमारियां हो सकती है? किडनी में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर उसको डिवाइड करें तो एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या अक्वायर्ड। कंजेनाइटल मतलब जब बचपन से ही जो डिसऑर्डर्स है किडनी के, जैसे किडनी की नली जो है वो पतली हो सकती है या किडनी कैंसर ही बचपन से रह सकता है। तो वो पैदाइश से ही ये सब बीमारियां, एनाटॉमिकल जो प्रॉब्लम्स, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज रहती है। किडनी जो नॉर्मल पोजीशन में वो वहाँ नहीं, उनके पेट में दूसरी पोजीशन में हो सकती है, उसको एक्टोपिक किडनी बोलते हैं। अच्छा। तो ये सब कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में आ जाता है। अक्वायर्ड में किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। टीबी भी हमको सबको लगता है सिर्फ चेस्ट में होता है, लंग्स में, बट किडनी में भी टीबी हो सकता है और इंडिया में काफ़ी रैम्पेंट है हर किडनी में टीबी होना। उसके अलावा किडनी स्टोन्स तो सभी को पता है और उसके अलावा किडनी कैंसर हो सकता है और लास्ट में अगर इन्फेक्शन या स्टोन या फिर दूसरी बीमारियों की वजह से अगर किडनी खराब हो गई तो फाइनली क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। सो किडनी खुद की भी बीमारियां हो सकती है एंड बिकॉज ऑफ अदर कोमोर्बिडिटीज भी किडनी पे असर हो सकता है। तो किडनी जैसे शुगर और बीपी दोनों ही किडनी पे इफेक्ट कर सकती है और अल्टीमेटली शुगर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो है ये 70 to 80% ऑफ द टाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी जो फेलियर होता है उसका मेन कॉज डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ही है। सो बेसिकली जो पेशेंट्स डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर पेशेंट्स है, दे हैव टू टेक मोर केयर अबाउट देयर किडनीज बिकॉज उस पे असरात होना ही है। जी। ओके, सो ये एक बात नाज़रीन हमने आज देखी कि किडनी खुद के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ अदर कोमोर्बिडिटीज उस पर भी किडनी के कितने बुरे असरात हो सकते हैं। तो जैसे आपने इन्फेक्शन कहा, तो अब तो हम कोविड में है, तो कोविड के कुछ असरात है? डज कोविड कॉज क्या किडनी को खराब कर सकती है? कोविड का बेसिक मेन प्राइमरी ऑर्गन जो इफेक्ट करता है वो है लंग्स। लेकिन अगर कोविड इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो गया तो बॉडी में इतने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं कि अल्टीमेटली वो किडनी पे भी इफेक्ट करते हैं और रीनल शटडाउन हो जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी।
तो उसमें फाइनली पेशेंट जब आईसीयू में रहता है तो उसका क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, यूरिन आउटपुट कम होने लगता है, एंड फाइनली ही माइट डाई नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट बिकॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। Oh, so it can become so fatal as well. कोविड के ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं, और स्टेरॉइड से ऐसा होता है कि ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, उसकी वजह से किडनी और ज़्यादा प्रोन हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। तो इन्हीं फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में आप नहीं सुने होंगे किडनी के इन्फेक्शन के बारे में इतना जो कोविड से रिलेटेड, लेकिन सेकेंड वेव में आप देखे होंगे कि किडनी म्यूकोरमाइकोसिस करके एक वर्ड था जो फंगल इन्फेक्शन था, वो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया था और किडनी को इफेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड की वजह से जब ब्लड शुगर हाई हो रहा था तो बॉडी की जो लड़ने की ताकत थी वो कम हो गई थी, इसलिए फंगल जी, तो फंगल इन्फेक्शन इसलिए किडनी में इफेक्ट हो रहा था उसकी वजह से, और इस वजह से वो जानलेवा भी हो सकता है। पीपल वर डाइंग किडनी की डिजीज की वजह से। हाँ, कोविड तो उनका ठीक हो गया था, लेकिन किडनी में जो म्यूकोरमाइकोसिस हो गया था उसकी वजह से उनकी डेथ हो रही थी, और बहुत बार इतना ज़्यादा सीवियर हो गया था कि ऑपरेशन करे किडनी भी निकालना पड़ रहा था। ओह ओके। सो हमने देखा कि कोविड की वजह से भी किडनी पे कितना बुरा असर हो सकता है। मूविंग ऑन, हम किडनी स्टोन्स पे बात करना चाहेंगे। तो ये किडनी स्टोन्स डेवलप क्यों होते हैं? अभी किडनी स्टोन्स डेवलप होने के बहुत सारे कॉजेज है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल। अभी पहले इनिशियली किडनी स्टोन सिर्फ 1%, लेस देन 1% पॉपुलेशन में होते थे, अब वो इंक्रीज हो गए 10% को, क्योंकि हम लोग का जो फ्लूइड इंटेक है वो कम हो गया है। हम लोग जो है सॉल्ट इंटेक ज़्यादा कर दिए हैं, जैसे जंक फूड्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो सब की वजह से अल्टीमेटली जो सॉल्ट है जिसकी वजह से मीन्स कैल्शियम स्टोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं किडनी में, और फाइनली वहाँ पे जाके स्टोन बन जाते हैं। तो एक वाटर लेवल कम, या वाटर में यानी वो डाइल्यूट नहीं हो रहा, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके फाइनली एक सॉल्ट मीन्स प्लाक बनता है और फाइनली एक स्टोन बन जाता है। तो एक तो लाइफस्टाइल हो गया, दूसरा जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, किडनी के कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से बॉडी और ज़्यादा प्रोन है स्टोन्स बनाने के लिए। So there are chances कि अगर हमारी फैमिली में किसी हाँ, फैमिली हिस्ट्री अगर है किडनी स्टोन की तो आपको भी हो सकती है। उसके अलावा थायराइड के पीछे एक पैराथायराइड ग्लैंड होता है, अगर उसकी आपको बीमारी है तो आपको कैल्शियम ज़्यादा आपकी किडनी एक्सक्रीट करेगी और अल्टीमेटली किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। उसके अलावा गाउट जो है जिसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो यूरिक एसिड स्टोन्स बना सकते हैं हमारे किडनी में। So there are calcium stones, there are uric acid stones. हाँ, सो देयर आर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो सबसे कॉमन होते हैं, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, और फिर कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी स्टोन बन सकते हैं किडनी में। सो ये either it is genetic, either it is because of our lifestyle and जो हम खाते पीते हैं, या हमारा वाटर इनटेक कम है, या हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो माल फंक्शन कर रहा है, इस वजह से ये गाउट की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी और डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है। तो और बेसिकली लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हॉट क्लाइमेट में हम लोग काम कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, उसकी वजह से अल्टीमेटली वो स्टोन वहाँ फॉर्म हो रहा है। ओके, सो इस देयर कुछ है कि इतना पानी पीना ही चाहिए एक कोई अभी वो हमारे लाइफस्टाइल पे है, अगर हम एसी में बैठे हैं और ज़्यादा स्वेट नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली यूरिन आउटपुट हमारा 1.5 to 2 लीटर्स पर डे होना चाहिए। पर डे होना। तो अब आप अगर 2 लीटर पी के आपको 1.5 लीटर्स यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर आपके लिए 2 लीटर सफिशिएंट है। लेकिन आप कोई बाहर लेबरर है, जो मजदूर है, जो गर्मी में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा है, तो उसको 4 to 5 लीटर्स पीना पड़ सकता है 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमने हमेशा सुना है कि 8 ग्लासेस पानी पियो, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। डिपेंड्स अपॉन आपकी कौन सी लाइफस्टाइल है, आप क्या कर रहे हो। इफ़ यू आर वर्किंग आउट अ लॉट, यार आपका काम ऐसा है जहाँ पे स्वेट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पानी पीना है बेसिकली, ठीक है। तो अगर किडनी स्टोन जब बनता है तो ये कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, कैसे पता चले कि मेन तो किडनी हमारे लोअर बैक में होती है, पीछे दोनों साइड। तो अगर किडनी स्टोन बना है तो वहाँ पे दोनों हमारे फ्लैंक रीजन उसको बोला जाता है, तो वहाँ पे आपको पेन होगा। अगर किडनी से वो यूरेटर में आ गया, जो किडनी की नली है, अगर वहाँ आके फंस गया तो फिर आगे पेट से लेके नीचे तक पेन जा सकता है। उसके अलावा आपको वॉमिटिंग हो सकता है, और स्टोन फंसने की वजह से अगर यूरिन आगे नहीं पास हो रहा है तो फीवर भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा उसमें। और बहुत बार ऐसा होता है कि स्टोन साइलेंट रह सकते हैं, यानी आपको स्टोन्स ऑलरेडी है लेकिन आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, और आपने कोई दूसरी बीमारी के लिए सोनोग्राफी कराई तब आपको पता चला मेरे को तो स्टोन है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटे स्टोन ही साइलेंट रहेंगे, दोनों किडनी में बड़े बड़े स्टोन्स भी रह सकते हैं और आपकी किडनी खराब भी हो सकती है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, तो उसको एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स बोलते हैं। राइट।
तो ये कोई स्पेसिफिक स्टोन्स है, लाइक जैसे आपने कैल्शियम ऑक्सीलेट कहा, कैल्शियम फॉस्फेट का, तो इसमें ऐसे कोई स्टोन्स है जो टेंडेंसी ज़्यादा होती है साइलेंट रहने की? नहीं, ऐसा नहीं ऐसे है, इट्स अक्रॉस द स्टोन्स। जी। ठीक है। तो ये जो स्टोन्स आपने बोला ये जो फॉर्मेशन है ये प्रिवेलेंट है लाइक लेडीज में या जेंट्स में, ऐसा कुछ है? एक्चुअली मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन जो जिसका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है स्टोन नहीं फॉर्म करने के लिए। तो फीमेल्स में अगर मेनोपॉज जब होता है, जब ये ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो उसके बाद वो एज में ज़्यादा प्रिवेलेंट है स्टोन्स फीमेल्स में एज कम्पेयर टू मेल्स। एज कम्पेयर टू जी। और मेल्स की लाइफस्टाइल भी मींस वो बाहर वर्क कर रहे हैं और हॉट क्लाइमेट में काम कर रहे हैं, बाहर ज्यादा उनका डाइट का ध्यान नहीं है जी, तो इसलिए उनमें ज्यादा कम है इस वजह से। ओके, बट अदरवाइज इट इज नॉट कि लेडीज को ज्यादा ही होता है या जेंट्स को ज्यादा? नहीं, मेल्स में थोड़ा ज्यादा रहता है अभी, लेकिन अब फीमेल्स में भी ज्यादा हो रहा है। ऐसा रेशियो लेंगे तो 3:2 का रेशियो है, मेल्स में 3 टाइम्स है, फीमेल्स में 2। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि ये किडनी स्टोन्स जब फॉर्म हो जाते हैं तो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ रिमूविंग दीज स्टोन्स? There is no best way as such because all the treatment depends upon the size of the stone और कहाँ पे वो located है, किडनी में है या यूरेटर में है। तो अगर साइज लेस देन 5 mm है या 5 mm है तो हम लोग मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी एक है जो दे सकते हैं ताकि वो स्टोन निकल जाए, जिसमें हम फ्लूइड यानी वाटर इनटेक बढ़ा देते हैं पेशेंट का, उनको डायूरेटिक्स देते हैं और उनको एक एल्कलाइजर सिरप रहता है सिट्रेट जो अल्टीमेटली स्टोन को डिसॉल्व करके निकाल देगा। लेकिन अगर और लेस 5 mm तक के जो स्टोन्स है उनका पास होने के चांस 80 to 90% होते हैं, लेकिन अगर 7 to 8 mm है तो उनका पास होने का चांस ऑलमोस्ट लेस देन 10% हो जाता है। तो वो केसेस में हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो और उसमें भी अगर वो यूरेटर में है तो यूरेटर का साइज ही 5 mm होता है, तो उसमें से 8 to 9 mm स्टोन तो पास नहीं होगा, तो वो केसेस में हमको सर्जरी करना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ये ऐसे जो आपने स्टोन फॉर्मेशन जो होता है वो सिर्फ किडनी में ही फॉर्म होता है या यूरेटर में जाके भी फॉर्म होता है? नहीं, वो फॉर्म किडनी में होते हैं और वहाँ से पास होके यूरेटर में चले जाते हैं। जी, तो आपने जब कहा ये स्टोन साइज के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है और अगर बड़ा स्टोन है तो फिर देयर इज नो चांस ऑफ मेडिकल एक्सपल्शन, उसे ऑपरेट करना पड़ता है। तो ऑपरेशन मतलब सर्जरी ओपन करनी पड़ती है या मतलब नहीं? आज के टाइम पे मेडिकल फील्ड इतना एडवांस हो चुका है कि आज के टाइम पे शायद ही कोई ऐसी स्टोन सर्जरी है जिसको ओपन करना पड़ता है। मोस्टली तो अगर किडनी पूरी खराब हो गई है स्टोन की वजह से तब ओपन करे, किडनी ही निकालना पड़ता है। लेकिन बाकी सारे ट्रीटमेंट ऐसे है जो एंडोस्कोपिकली होते हैं, मींस उसमें एकदम छोटे की होल सर्जरी उनको बोलते हैं। 2 to 3 mm साइज का इंसिशन मींस चीरा रहता है और उसके थ्रू ऑपरेशन हो जाता है। और उसके अलावा बहुत टाइम तो बिना ऑपरेशन किए ही स्टोन हम लोग तोड़ के निकाल सकते हैं, उसको शॉक वेव थेरेपी बोलते हैं, जो एक मशीन होती है जिसपे पेशेंट को लिटा के किडनी के पास शॉक दिया जाता है और अल्टीमेटली वो स्टोन को ब्रेक करके बाहर। दिस इज नॉट लाइक एन इन्वेसिव थेरेपी, इसमें हम इंजेक्ट कुछ नहीं करते? नहीं, उसमें पेशेंट सिर्फ एक मशीन पे लेटता है, उसमें शॉक लगता है उसे किडनी पे और वो जो 8 mm 9 mm के जो स्टोन्स है जो नहीं पास हो सकते यूरेटर में, उसको छोटे छोटे 1 mm के फ्रेगमेंट्स बना के वो अल्टीमेटली पास हो जाते हैं। ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल टू रिमूव किडनी स्टोन्स। लेकिन ये जो आपने कहा कि ये साइज, तो ये साइज 8-9 mm तक ग्रो होता है, मतलब पेशेंट को पता नहीं चलता है कि ये इतना बड़ा हो गया है? नहीं, जब वो स्टोन आके यूरेटर में फंसता है तब पेन होना ज़्यादा चांस हो जाता है क्योंकि किडनी से यूरिन नीचे पास नहीं होता। और ऐसा है कि 3 mm में भी पेन हो सकता है और 3 सेंटीमीटर में भी पेन नहीं हो सकता है, वो सब डिपेंड करता है। So, कैसे एक पेशेंट को या एक व्हाट आर द मतलब कब उसे पता चले और कब वो जाके टेस्ट कराए कि उसे पता चले कि इसके तो जैसा कि बताया गया था कि पेन हो सकता है, फीवर या वॉमिटिंग हो सकता है। पेन स्पेसिफिकली लोअर बैक में जब रहेगा तब वो ज़्यादा चांस है कि वो किडनी से ही रिलेटेड है। उसके अलावा यूरिन में ब्लड आ सकता है क्योंकि जब स्टोन जाके फंसेगा तो फिर उसको हिमैचुरिया बोलते हैं। तो वहाँ अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो वो सब सिम्टम्स है कि अब या यूरिन आउटपुट ही एकदम कम हो गया है, सडनली यानी रोज नॉर्मल यूरिन पास कर रहे हैं और अब सडनली एकदम यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया है, तो वो सब कंडीशंस में स्टोन हो सकता है। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन यही है कि जाके पहले क्रिएटिनिन कराना चाहिए जो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है वो देखने के लिए, और अगर स्टोन नहीं कहीं फंसा है तो मोस्टली क्रिएटिनिन नॉर्मल रहेगा। और उसके अलावा सोनोग्राफी कराना है पेट की, तो उसमें पता चलेगा कि स्टोन है कि ब्लड टेस्ट में ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, सिर्फ क्रिएटिनिन एक है जो अगर स्टोन दोनों किडनी में फंस गया है या एक ही किडनी है और उसमें फंस गया और क्रिएट बढ़ रहा है तो वो कंडीशन है पता चल सकता है। और ये स्टोन फॉर्मेशन एक ही किडनी में भी हो सकता है, राइट? जी, एक ही में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। सकता है।
ओके, सो अगर हमने किडनी में से ये स्टोन निकाल दिया, यूरेटर में से स्टोन निकाल दिया, जी। उसके बाद आर देयर चांसेस ऑफ इट कमिंग बैक? जी, ऐसा है कि एक बार किसी को स्टोन हुआ है तो अगले 10 साल में 50% चांस है कि दोबारा उसको स्टोन हो सकता है। ओके। तो नॉर्मली अगर पहली बार कोई स्टोन का पेशेंट आ रहा है तो हम और कोई जांच नहीं कराते ये देखने के लिए कि वो ज़्यादा प्रोन है क्या स्टोन फॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर सेकेंड टाइम आया है तो उस टाइम सेकेंड टाइम ऑपरेशन के लिए आपके पास आ रहा है या सेकेंड टाइम वापस स्टोन लेके आया आपके पास, तो आपको उसका पूरा डिटेल इवैल्यूएशन कराना पड़ेगा ये देखने के लिए कोई क्या बीमारी जिसकी वजह से अब उसको दोबारा स्टोन बन रहे हैं, या फिर कोई पेशेंट है जिसके पास एक ही किडनी है और उसको स्टोन है, तो वैसे कंडीशन में आपको पूरा इवैल्यूएशन करना है, क्योंकि अगर वो एक किडनी भी खराब हो जाएगी तो फिर वो डायलिसिस पे चला जाएगा। जी, ओके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक तो अगर हमें ऐसी कोई भी सिम्टम महसूस होती है तो नाजरीन वी शुड मेक श्योर दैट हम जाके या तो टेस्ट करवा रहे हैं या हम एक यूरोलॉजिस्ट या कोई भी फिजिशियन को जाके चेक करवा रहे हैं कि हमें क्यों ये सिम्टम्स आ रहे हैं। बहुत बार हम नज़रअंदाज करते हैं एंड दीज थिंग्स कैन ग्रो, एंड इस वजह से भी, क्योंकि जब हम डिटेक्ट नहीं करते हैं, फीवर है, हमने पेन किलर या पेन के लिए पेन किलर खाया, फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले लिया एंड वी डोंट टेक हाँ, मेन है कि जो पेन हो रहा है उसके लिए यूजुअली ऐसा होता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो केमिस्ट में जाके कोई तो पेन किलर ले लेते हैं और से वो ठीक हो जाता है, और वो इग्नोर कर करके चीज़ बढ़ जाती है और बहुत बार इतना पेन किलर ले लेते हैं कि वो पेन किलर की वजह से ही किडनी खराब हो जाती है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बार बार पेन हो रहा है तो आप ऑफकोर्स जाके सोनोग्राफी कराइए और देखिए कुछ स्टोन तो नहीं फॉर्म हो रहा है, और प्लीज़ ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए कि उसको, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी किडनी पे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई हमें डॉक्टर ने कि OTC जाके, मतलब ओवर द काउंटर जाके पेन किलर्स, सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ना खाइए, एंड सेकेंडली सोनोग्राफी इज़ द बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड टू डिटेक्ट अ किडनी स्टोन। तो ये स्टोन्स जो रिकर हो रहे हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स में जब दोबारा आ रहे हैं, तो इज़ देयर एनी प्रिवेंटिव कोई ऐसा खास चीज़ उनको करना चाहिए ताकि वो एटलीस्ट दोबारा ना आ जाए? तो एक बार अगर आपको स्टोन हो गया है और आपने या तो मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी लिया है या ट्रीटमेंट कर ऑपरेशन करा के उसको निकाल दिया है, तो अब आगे चल के आपको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करना है। आपको फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना है। उसके अलावा आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं तो किडनी वो सॉल्ट एब्जॉर्ब करके कैल्शियम एक्सक्रीट करने लगती है और उसकी वजह से वापस स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर आपको वेट लॉस, ज़्यादा ओबेसिटी की वजह से भी बार बार स्टोन्स आने लगते हैं। जंक फूड्स आपको अवॉइड करना है। फिर उसके अलावा जो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स है, तो ऑक्जेलेट जैसे हमारे नट्स है, फिर पालक जो है उसमें, या चॉकलेट है, वो सब में भी ऑक्जेलेट ज़्यादा रहता है, तो वो हमको अवॉइड करना है। फिर यूरिक एसिड स्टोन्स जो प्रोटीन की वजह से होता है, तो हाई प्रोटीन इंटेक जो रहता है तो वो हमको एनिमल प्रोटीन्स कम करना है और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है, क्योंकि प्रोटीन आप जितना लेंगे उतना ज़्यादा यूरिक एसिड स्टोन्स बनने के चांस। तो जैसे आजकल सब लोग डाइट करते हैं, प्रोटीन बढ़ा देते हैं, कार्ब्स कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से स्टोन्स बनने के चांस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये डाइट रिलेटेड भी है, मतलब वो जो कीटो डाइट लोग फॉलो करते हैं उस वजह से भी ये चांसेस बढ़ सकते हैं। जी, तो हमको प्रोटीन्स कम रखना है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ा देना है अपने डाइट में। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा देना है अपने लेवल्स में, प्रोटीन्स कम करना है, राइट? प्रोटीन्स कम करना है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स बढ़ाना है। और उसके अलावा आपको जैसे सिट्रेट जो है, जो मैंने बताया था जो सिरप में आता है, तो वो सिट्रेट हमारे लेमन में और ऑरेंज और मौसम्बी में भी रहता है, तो आपको वो सिट्रिक एसिड फ्लूइड्स जो रहते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज करना है अपने डाइट में, ताकि जो स्टोन फॉर्मेशन चांस कम हो जाए। ओके, तो डॉक्टर अभी ये जो स्टोन है इसके कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लाइक कैन इट लीड टू योर किडनी गेट, जैसे आपने पहले बताया कि किडनी खराब हो सकती है? जी। तो ये इज इट लाइक जिसको स्टोन्स है उसकी किडनी खराब ही होने वाली है? ऐसा है कि अभी बॉडी में 2 किडनी है, तो अगर एक ही किडनी में स्टोन बना है और वो किडनी खराब होगी तो भी वो CKD स्टेज में नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरी किडनी फंक्शन कर रही है। लेकिन अगर किसी की दोनों ही किडनी में स्टोन्स है और दोनों ही, जिसकी वजह से किडनी में प्रेशर आके किडनी खराब हो रही है, तब वो CKD में जा सकता है। या तो फिर वो पेशेंट को एक ही किडनी है बचपन से, या कोई एक किडनी निकाल दी गई कोई प्रॉब्लम की वजह से, अब वो एक ही किडनी में स्टोन बन रहा है, तो फिर वो किडनी फेलियर में जा सकता है। और बहुत बार ऐसा है कि जब दोनों ही यूरेटर में स्टोन आके फंस जाता है तो यूरिन आउटपुट एकदम बंद हो जाता है, तो वो टाइम पे हमको इमरजेंसी सर्जरी करके वो स्टोन को बाईपास करना पड़ता है। उसको DJ स्टेंटिंग बोलते हैं, ताकि वो स्टोन जो है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको बाईपास करके नॉर्मल यूरिन फ्लो हो जाए। जी, सो यू आर सेइंग, जैसे आपने कहा कि किडनी स्टोन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर योर किडनी फेलियर और किडनी डिजीज, इट इज़ अ रिस्क फैक्टर। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें स्टोन फॉर्मेशन या हमारी फैमिली में है या
हमें इसका सिम्टम पता चला है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसकी ट्रीटमेंट करें और इसके जैसे डॉक्टर ने हमें लाइफस्टाइल चेंजेस बताए उस पर हम गौर करें। तो डॉक्टर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बोला कि किडनी डिजीज़ CKD में अगर एक ही किडनी में है तो CKD में नहीं जाता है, बट मतलब हाउ डज अ पर्सन नो कि अभी उसको CKD हो चुका है? सबसे बुरी बात यह है कि दो किडनी फेल होने के इनिशियल स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब सिम्टम्स आते हैं वो टाइम तक किडनी इतनी ख़राब हो गई रहती है कि अब पेशेंट को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो इनिशियल स्टेजेस में CKD के कोई सिम्टम्स नहीं रहते। आगे चल के जो सिम्टम्स आते हैं उसमें ऐसा है कि उनका यूरिन आउटपुट कम होने लगता है, उनके पैरों में सूजन आने लगते हैं, क्योंकि अब बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है और जो फ्लूइड एक्सक्रीट होना चाहिए किडनी का जो काम है वो अब नहीं हो पाता। तो अल्टीमेटली बॉडी में स्वेलिंग आना चालू हो जाती है और फिर वीकनेस रहती है, बोन पेन होता है, उनका ब्लड हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, क्योंकि किडनी का जो मेन काम जैसे बताया गया था ब्लड प्रोडक्शन है, तो वो कम होने की वजह से और वीकनेस पेशेंट को आ जाती है। तो इनिशियल स्टेजेस में ये अफसोस है कि कोई सिम्टम्स नहीं रहते, और जब सिम्टम्स आते हैं वो टाइम तक डिजीज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी रहती है। तो डॉक्टर साहब ये एक्चुअली काफ़ी संजीदा है कि आगे इनिशियल स्टेजेस में पता ही नहीं चलता है कि उसकी किडनी खराब हो चुकी है। सो दैट इज़ आई थिंक तो ये बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर यही होगा कि हम हमारी लाइफस्टाइल को चेक करते रहें एंड मेक श्योर दैट वी लिव ईयरली एटलीस्ट 6 मंथली नहीं तो ईयरली अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते रहें, ताकि हमको पहले ही पता चल जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि डायलिसिस में जाना पड़ता है अगर इसकी पेशेंट की एंड स्टेज डिजीज़ हो गया है, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो गया है, तो ये डायलिसिस में क्या होता है? बेसिकली जो किडनी का काम था एक्सक्रीशन करना वो अब नहीं हो रहा है, तो हमको अब वो काम बाहर से कराना है। तो डायलिसिस में एक्चुअली 2 टाइप के डायलिसिस होता है, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, एक होता है हीमोडायलिसिस। और दोनों का मेन बेसिस यही है कि हमको जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बॉडी से निकालना है, क्योंकि अगर टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते रहेंगे तो पेशेंट विल डाई। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में ऐसा होता है कि जो हमारा पेट है वो पेट में एक कैथेटर डाल देते हैं, पाइप रहता है, और उसके थ्रू एक फ्लूइड डालते हैं और वहाँ से एक्सचेंज हो के वो फ्लूइड सारे टॉक्सिन्स निकालता है, और फिर वो थोड़े टाइम बाद वो फ्लूइड हम बाहर निकाल देते हैं वो पाइप के थ्रू। और हीमोडायलिसिस में ये होता है कि एक सुई लगती है हमारे बॉडी में, और वहाँ से सारा ब्लड जाता है एक मशीन को, और फिर वहाँ से वो फिल्टर होके ब्लड वापस से हमारी बॉडी में आ जाता है। तो इसमें से अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा ज़्यादा प्रिफर्ड है, तो ऐसा कुछ है? दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स है। हीमोडायलिसिस ऐसा है कि अल्टीमेटली एक से स्टार्ट हो सकती है वीकली वंस, और फाइनली वो 3 टाइम्स अ वीक होती है। तो वो केसेस में ऐसा है कि आपको सिर्फ 3 टाइम जाना है, और पेरिटोनियल डायलिसिस ऐसा है कि आपको दिन में 4 टाइम करना है वो। पर पेरिटोनियल डायलिसिस का ये फायदा है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर पे ही वो कर सकते हैं। क्योंकि वो सेल्फ है जी, तो एक पाइप पेट में रहता है और आपको फ्लूइड जो है वो पाइप के थ्रू डालना है। तो अल्टीमेटली आप सीख लेते हैं। लेकिन अभी कोई ब्लाइंड है या फिर कोई ओल्ड एज है जिसको नहीं समझ रहा है कैसे करना है, क्योंकि उसके लिए सपोर्ट लगता है, फैमिली सपोर्ट चाहिए कि कोई एक बंदा हेल्प करे उसमें, तो वो केसेस में पेरिटोनियल डायलिसिस आप नहीं कर सकते। लेकिन यूजुअली पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो बच्चों में की जाती है, और हीमोडायलिसिस अल्टीमेटली क्योंकि थोड़े टाइम बाद जो पेट के थ्रू हम ये एक्सक्रीशन करा रहे फ्लूइड के थ्रू, वो 5-6 साल में ऐसा होता है कि वहाँ से अब नहीं हो पाता है फिल्ट्रेशन, तो अल्टीमेटली हीमोडायलिसिस ही करना पड़ता है। ओके, सो ऐसे का मतलब जो पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट है उनको मे बी इन द फ्यूचर आगे चल के उनको हीमोडायलिसिस लगता ही है। पर पेरिटोनियल डायलिसिस का ये फायदा है कि आप क्योंकि उसको घर पे कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, जाके खुद से कर सकते हैं। पर हीमोडायलिसिस में आपको एक सेंटर पे जाना है, तो वो कंडीशन में आपको कहीं जा रहे हैं तो आपको पहले से देखना है कि वहाँ हीमोडायलिसिस हो पाएगा कि नहीं, तो वो सब काफ़ी प्रॉब्लम्स है। सो जैसे मैं समझ पा रही हूँ डॉक्टर के क्रोनिक किडनी डिजीज वो इरिवर्सिबल है अगर वो एंड स्टेज तक पहुंच गई, और डायलिसिस आर द ओनली ट्रीटमेंट मेथड के और कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं? अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है वो तो उसका है किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि डायलिसिस तो वी आर बाइंग टाइम की, अगर क्योंकि ट्रांसप्लांट एक्चुअली ऐसा है कि अभी 2 लाख पीपल्स जो है इंडिया में एवरी ईयर उनको किडनी फेलियर हो जाता है, लेकिन ट्रांसप्लांट सिर्फ 5 to 6,000 ही होते हैं। तो अब वो जो बाकी ऑलमोस्ट 1.9 लाख पीपल है उनको डायलिसिस पे चलते रहते हैं, क्योंकि उनको दे आर वेटिंग फॉर द किडनी। तो अगर कोई उनका फैमिली मेंबर है जो उनको दे सकता है तो वेल एंड गुड, वो ट्रांसप्लांट जा सकते हैं, ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट है अल्टीमेट। और क्योंकि डायलिसिस की वजह से ऐसा है कि डायलिसिस जब होते रहती है तो
कोई पेशेंट अगर डायलिसिस पे है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 1/3 से कम हो जाती है, क्योंकि डायलिसिस की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं और फाइनली पेशेंट विल डाई। तो ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन, जितना जल्दी हो जाए। आजकल तो ऐसा है कि पेशेंट को डायलिसिस पे स्टार्ट करने के पहले ही ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि आगे चल के उसकी किडनी अब वापस तो रिवर्स होके ठीक नहीं होने वाली है, तो डायलिसिस पे भेजने के पहले उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सो द बेस्ट थिंग इज़ ये कि हमें कितना इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी किडनी का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ के तरफ चल पड़े हैं तो देन इधर यू गेट अ ट्रांसप्लांट, या क्योंकि डायलिसिस तो सिर्फ टाइम बाय कर रहा है जैसे आपने कहा, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1/3 हो जाती है। सो दैट इज़ प्रिटी सीरियस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा किडनी का खास ध्यान रखें। सो जैसे आपने कहा कि किडनी डायलिसिस के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है और सेंटर जाना पड़ता है, एंड मैंने सुना है कि ये ट्रीटमेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो या कोई गवर्नमेंट एड है या ऐसा कुछ है इंडिया में जो पेशेंट्स अवेल कर सकते हैं? गवर्नमेंट में एक्चुअली एक्यूट डायलिसिस मींस अगर पेशेंट एकदम फेलियर में आया है, उसको दूसरा सिम्टम्स हो गए, मींस सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इतना बॉडी में पानी जमा हो गया है, तो वो केसेस में जब वो एडमिट होगा हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तब तक उसको डायलिसिस मिलती है, बट आगे चल के उसको बाहर प्राइवेट सेंटर जो डायलिसिस सेंटर है वहीं पे डायलिसिस लेना होगा। तो गवर्नमेंट के थ्रू वो नहीं आपको मिलेगा, बट ट्रस्ट जो है सब वहाँ पे आप डायलिसिस करा सकते हैं। जैसे प्राइवेट में एक डायलिसिस अराउंड 2000 की होती है, बट ट्रस्ट में 250 रुपीज़ में आपकी एक डायलिसिस हो जाती है। तो काफ़ी सारे ट्रस्ट हैं इसमें जिसमें पेशेंट जाके डायलिसिस अपने करा सकते हैं। अच्छा, सो ये एक अच्छी बात है कि देयर आर फंडेड डायलिसिस सेंटर्स एज वेल। तो मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है डॉक्टर कि ये जो आपने बोला कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई, तो ऑफकोर्स उसको एक प्रोटोकॉल भी फॉलो करना पड़ता है, तो डायलिसिस पेशेंट्स को कौन सी चीज़ें खास ध्यान रखनी चाहिए? तो वही है, जैसे अभी उनका किडनी क्योंकि काम नहीं कर रहा है और जो भी आप फ्लूइड लेंगे वो तो बाहर यूरिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और वो डायलिसिस के थ्रू ही जाने वाला है, तो आपको अपना वाटर इनटेक कम करना है। तो अराउंड 1 to 1.5 लेस देन 1.5 लीटर फ्लूइड इनटेक रहना चाहिए, ऑल इंक्लूडिंग जो भी आप अगर टी कॉफ़ी जो भी ले रहे हैं सब मिला के। उसके अलावा क्योंकि किडनी का काम है कैल्शियम प्रोड्यूस करना, तो आपको कैल्शियम इनटेक भी रखना है। फिर क्योंकि आप किडनी ब्लड भी प्रोड्यूस करती, मींस ब्लड प्रोडक्शन में हेल्प करती है, तो आपको अलग से जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो अब नहीं बन रहा है, तो आपको वीकली वो इंजेक्शन अब लेना पड़ेगा। और सॉल्ट जो है, सॉल्ट की वजह से, क्योंकि जैसे किडनी पेशेंट्स जो क्रोनिक किडनी डिजीज होता है उसका मेन कॉज डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। दोनों इंक्लूडिंग अराउंड 70% केसेस क्रोनिक किडनी डिजीज के डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से रहते हैं। तो आपको अपना सोडियम इंटेक भी कम करना है, आपका बीपी आपको नॉर्मल लेवल में रखना है। शुगर की वजह से अगर आपको हो गया है किडनी प्रॉब्लम, तो आपको शुगर कंट्रोल रखना है, इंसुलिन स्टार्ट करना है। तो आपको ओवरऑल पूरा हर चीज़ आपका देखना है, डाइट, मेडिसिन, सब कुछ। और ये हीमोडायलिसिस के लिए ही है या पेरिटोनियल डायलिसिस पेशेंट्स को भी ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है? नहीं, अल्टीमेटली दोनों, क्योंकि पेशेंट की किडनी खराब हो गई है और डायलिसिस पे, तो उनको ये सारी चीज़ें देखना है। तो जैसे हमने देखा कि डायलिसिस पर कितनी सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर लेवल्स नॉर्मल है, और हमें सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, सप्लीमेंट थेरेपी फॉर एरिथ्रोपोइटिन वो भी लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें डायलिसिस पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। एंड डाइट में कुछ है ऐसा कि कुछ नहीं खाना चाहिए उन्हें? तो डाइट में तो उनको वही सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा उनका प्रोटीन इंटेक भी कम होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यूरिया जो बनेगा वो किडनी तो फिल्टर अब नहीं कर सकती है, तो जितना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक उनका बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा उनको वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो फाइनली प्रोटीन्स उनका कम होना चाहिए और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो सब ज़्यादा खाना चाहिए। ओके, सो फाइनली डॉक्टर, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि इन ऑर्डर के हम किडनी को हेल्दी रखें, ये किडनी स्टोन्स और क्रोनिक किडनी डिजीज़ और वगैरह दूसरे जो इन्फेक्शंस है, इन्फ्लेमेशन है, उस सबसे बचने के लिए व्हाट टिप्स वुड यू लाइक टू गिव आवर व्यूअर्स फॉर गुड रीनल हेल्थ? तो अगर अपनी किडनी आपको प्रोटेक्ट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना फ्लूइड इनटेक मेंटेन रखना है। जैसा मैंने बताया कि 1.5 to 2 लीटर यूरिन आपका प्रोड्यूस होना चाहिए डेली। उसके लिए अब आपको जितना पानी पीना है आपको पीना पड़ेगा आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से। उसके अलावा आपको सोडियम सॉल्ट इनटेक कम करना है। सॉल्ट अगर आप कम, यानी कुछ लोग पूछें कम मतलब क्या, मतलब आपको अराउंड 5 grams ऑफ सॉल्ट लेना है। एंड इज दिस एज रिस्ट्रिक्टेड के अक्रॉस एज? नहीं, मींस एवरेज अडल्ट के लिए। एवरेज अडल्ट। फिर आपको सब लोग, एक मिथ ये है कि कैल्शियम क्योंकि स्टोन में है तो इसलिए कैल्शियम लोग कम कर देते हैं, पर वैसा नहीं है। बहुत कम कैल्शियम करने की वजह से भी स्टोन फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको अराउंड 1 gram ऑफ कैल्शियम लेना है आपके डाइट के थ्रू, चाहे वो मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं।
उसके अलावा आपको जंक फूड्स नहीं खाना है क्योंकि वो अल्टीमेटली उसमें सॉल्ट ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। फिर आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स वो सब नहीं पीना है, और आपको सिट्रिक एसिड फ्रूट जैसे मैंने बताया कि लेमन है, ऑरेंजेस है, वो सब इंक्रीज करना है, और प्रोटीन्स कम करना है जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन बन सकते हैं। तो आपको प्रोटीन्स कम रखना है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ा देने हैं। राइट। सो टू सम अप एवरीथिंग, जैसे डॉक्टर ने बताया कि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइफस्टाइल इज़ व्हाट मेक्स और ब्रेक्स अ पर्सन। तो हम जैसे अगर किडनी को, अगर हमें हमारी किडनी को बचानी है तो हमें डॉक्टर्स की टिप्स को फॉलो करना है, एंड इंशाल्लाह हम हमारी किडनीज़ को बचा सकेंगे। सो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और जो भी आपने बताया इट इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी आपकी बताई हुई टिप्स बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग। सो नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड, ये किडनी स्पेशल एपिसोड था। उम्मीद है आपको ये आज की जो बातें और आज की दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद साबित होगी। हम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं मोहसिना डोडिया आपसे इजाज़त लेती हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।